गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम कर रहे थे भवन बनवाने के लिए यानी घर बनवाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का चुनाव करना चाहिए। तो घर बनवाने से पहले हमें काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो बातें कौन सी है? सबसे पहले आपको बताया था स्थान का चयन, और दूसरा हमने किया था भूमि का चयन, यानी 2 पॉइंट हमने किए थे, स्थान और भूमि का चयन। स्थान का चयन, दूसरा है हमारा भूमि का चयन। भूमि के चयन में हमने काफी सारी मिट्टी के बारे में, भूमि के बारे में पढ़ा था कि कंकरीली भूमि, रेतीली, चिकनी, इन भूमि के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन सी मिट्टी वो इसके लिए जमीन है वो उपयुक्त रहती है। आज की हम करेंगे इसके लिए आमुख दिशा विन्यास यानी ओरिएंटेशन। दिशा विन्यास, आमुख दिशा विन्यास, इसे अंग्रेजी में ओरिएंटेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जिसका अर्थ होता है आवास के पूर्वी भाग, आवास के पूर्वी भाग की स्थिति। इसका मतलब क्या होता है? आवास के पूर्वी भाग की स्थिति। पूर्वी भाग की स्थिति। ओरिएंटेशन का मतलब होता है आवास के पूर्वी भाग की स्थिति। इसके अंदर क्या होता है? आवास के पूर्वी भाग की स्थिति के अंदर इसे आमुख भी कहते हैं। मकान बनवाते समय आमुख यानी दिशा का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। आप देखते हैं कि पूछते हैं कि कौन सी तरफ का, कौन सी दिशा का घर उपयुक्त रहता है, कौन सी डायरेक्शन में घर का जो फ्रंट है उसका मुख होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए मकान के मुख्य द्वार, खिड़की, दरवाजे आदि को सही दिशा में स्थित होना चाहिए। अच्छे दिशा विन्यास के लिए कमरों की स्थिति एवं व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक कमरे में उचित प्रकाश, सूरज का प्रकाश, हवा, वर्षा, धूप आदि प्राकृतिक जो संपदा प्रवेश पा सके तथा बाहरी दृश्य का आनंद भी उठाया जा सके। कई बार हमारे घर का व्यू अच्छा नहीं होता है तो कई चीज़ों के जो नज़ारे हैं हम नहीं देख पाते हैं। तो इससे आर.एस. देशपांडे हैं, वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि इस बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उचित आमुख से आश्य है, उचित आमुख से आश्य है। एक भवन के नक्शे को इस प्रकार से बनाना, इस प्रकार से निर्धारित करना अथवा मुख प्रदान करने से जिसके द्वारा उनमें वास करने वाले लोगों को प्राकृतिक संपदा यानी कि सूर्य, हवा तथा वर्षा से जो कुछ उनके लिए अच्छा है उसका आनंद उठा सके तथा जो अहितकर है उसे हटा सके। यानी जो अच्छा है उसका आनंद उठा सके, जो लाभदायक नहीं है उसको हटा सके। इस प्रकार से घर का आमुख होना चाहिए। अब अगली जो डेफिनेशन है वो कहा है शाह, काले एवं पातकी ने क्या कहा है? गुड ओरिएंटेशन मीन्स प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ प्लान यूनिट ऑफ द बिल्डिंग्स इन रिलेशन
टू द सन, विंड, रेन और टू, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए और इसके अंदर टोपोग्राफी भी होनी चाहिए। प्रत्येक जगह पर भवन के आमुख की स्थिति एक जैसी नहीं होती, बल्कि विभिन्न जलवायु एवं मौसमिक भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्नता के कारण उनमें परिवर्तन आ ही जाता है। उनमें ये परिवर्तन आ जाता है, सारी जगह एक जैसा नहीं होता है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उनकी स्थिति होती है। भिन्नता के कारण उनमें परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए ठंडे प्रदेशों में दक्षिणी मुखी जो मकान अधिक उपयुक्त माने जाते हैं, जिनकी डायरेक्शन दक्षिण की तरफ होती है, वो अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे आमुख से दिन भर अधिक सूर्य प्रकाश, धूप एवं गर्मी मिलती है। परंतु गर्म प्रदेशों के लिए उत्तरमुखी, गर्म प्रदेश जहाँ पर होते हैं उनके लिए उत्तरमुखी मकान ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं, क्योंकि इस दिशा में सूर्य की रोशनी एवं धूप कम पहुँचती है। फलतः क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, मकान ठंडक पहुँचाने वाले होते हैं और आमुख स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। पर्याप्त एयर वेंटिलेशन होने से एवं रोशनी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्व पश्चिम का मकान अधिक अच्छा माना जाता है। पूर्व पश्चिम जो डायरेक्शन का मकान है वो अधिक माना जाता है। वैसे भी पूर्व दिशा का मकान सूर्य एवं प्रकाश की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। मकान में दोपहर तक पूर्व दिशा में पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलती है तथा दोपहर बाद पश्चिम दिशा से। यदि मकान नदी, तालाब, पार्क, बगीचा, झील आदि प्राकृतिक दृश्यों के किनारे बना हो तो उसके कुछ दरवाजे एवं खिड़कियां उस ओर ओपन होनी चाहिए ताकि इनका आनंद उठाया जा सके। ये थी आमुख की दशा। अब है हमें एक बात और है, भवन निर्माण के लिए दिशा विन्यास करते समय कई बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन सी है? सबसे पहले शयन कक्ष है उसको हवा बहने की दिशा में रखना चाहिए। जिस दिशा में हवा बहती हो, हवा का फ्लो हो, उसी दिशा में शयन कक्ष बनवाना चाहिए। भवन का जो प्रमुख द्वार दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए, या तो अपनी दक्षिण इधर है दक्षिण दिशा में, या पश्चिम दिशा में इसका भवन का गेट होना चाहिए। भूमि जिस ओर ढलवा हो उस दिशा में मकान का प्रमुख द्वार होना चाहिए। ढलान जिस साइड हो उसी दिशा में हमें गेट का मुख्य द्वार होना चाहिए। ये ना हो कि ढलान तो इधर है और हम मकान को इधर से नीचे रख दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन के समय काम में आने वाले कमरों को उत्तर पूर्व की ओर रखना चाहिए, उत्तर और पूर्व की दिशा में रखना चाहिए ताकि उससे क्या हो, प्रॉपर रोशनी वगैरह आ जाए। भोजन कक्ष दक्षिण पूर्व, अध्ययन कक्ष उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में रखना उपयुक्त रहता है। बैठक कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में तथा रसोई घर उत्तर पूर्व दिशा में उत्तम मानी जाती है। दक्षिण दिशा की दीवारों में छज्जा या सन ब्रेकर बनाने से दिन भर की धूप से बचा जा सकता है। ये थी हमारी इसमें आमुख की दिशा यानी घर के दिशा के बारे में था। अब हम बात करते हैं मकान की बनावट की बात करते हैं
कि मकान की बनावट कैसी होनी चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। मकान की बनावट, मकान की बनावट एक उत्तम भवन निर्माण के लिए स्थान, भूमि एवं भूमि चयन जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी बनावट अथवा मकान की संरचना है, इम्पोर्टेंट होती है। उपरोक्त स्थिति उपयुक्त एवं श्रेष्ठ रहने पर भी यदि मकान की बनावट श्रेष्ठ नहीं तब सुंदर, सुदृढ़, कलात्मक, उपयोगी, मजबूती एवं आकर्षक भवन नहीं बनवाया जा सकता है। एक आदर्श एवं उत्तम भवन बनवाने के लिए ये पहली आवश्यकता है, उसका नक्शा यानी मैप बनवाना चाहिए। भवन बनवाने के लिए उसका सबसे पहले मकान की बनावट के लिए मैप बनाया जाता है, यानी नक्शा बनाया जाता है। मैप बनाया जाता है, नक्शा बनवाना पड़ता है। मकान का नक्शा हर कोई नहीं बना सकता, उसके लिए कुशल, योग्य एवं इंजीनियर या आर्किटेक्ट की आवश्यकता उनसे होती है। उनसे, आर्किटेक्ट से ही हमें मकान का नक्शा बनवाना चाहिए। मकान का नक्शा परिवार की आवश्यकताओं, उनकी उपयोगिताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों, जलवायु एवं आर्थिक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। अतः मकान का नक्शा बनवाते समय परिवार की आवश्यकता, आकार, बनावट व की स्थिति तथा भूमि की क्षेत्रफल की जानकारी आर्किटेक्ट को देनी चाहिए। वो पूरा उस ब्यौरा उसको देना होता है कि कितनी भूमि है, कौन सी डायरेक्शन में है, मिट्टी कैसी है, तो ये सारी ब्यौरा उसको देना पड़ता है। इसके पश्चात तैयार नक्शे को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कुशल, व्यवहारिक एवं योग्य कारीगरों की जरूरत होती है। साथ ही भवन निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली जो भी मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल जो है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तब कहीं जाकर सुंदर, सुदृढ़, मजबूत भवन निर्माण हो पाता है। प्राचीन समय में भवन निर्माण का उद्देश्य अत्यंत ही सीमित होता था। आपको बताया था कि सीमित होता था, लेकिन आजकल क्या है, भवन निर्माण की जो सीमितताएं हैं वो बढ़ गई हैं, अब सीमित नहीं रहा है। आवास से सुरक्षा प्रदान करना, विश्राम करना एवं अपनी संपत्तियों को सुरक्षित रखना हुआ करता था पहले के समय में, लेकिन परंतु आज का जो उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य है वो काफ़ी विस्तृत हो गया है, जिसका बारे में हमने पहले पीछे बात भी की है कि किस प्रकार से वो विस्तृत हो गया है। आज भारत में आज भी गाँव में मकान बनवाते समय नक्शे पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। गाँव में अब भी नक्शा नहीं बनवाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही मकान बनवा लेते हैं। गांव वाले स्वयं ही नक्शा बना लेते हैं और उसी के अनुसार मकान बना लेते हैं, परंतु नक्शा ठीक ढंग से नहीं बन पाने के कारण मकान में वायु, रोशनी और वेंटिलेशन, धूप, नालियाँ आदि की व्यवस्था नहीं ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। इस कारण से अतः मकान में क्या हो जाता है, ठीक प्रकार से जो भी हवा है, वेंटिलेशन, वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। शहरों में मकान निर्माण करते समय नगर पालिका द्वारा निर्धारित भवन निर्माण के नियमों की पालना भी करनी पड़ती है। नगर पालिका से नक्शा पास करवाना पड़ता है। यद्यपि मकान का आकार, उसकी श्रेणी, कॉलोनी आदि के अनुसार इन नियमों में परिवर्तन होता रहता है। मकान निर्माण करते समय हमें कई बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मकान बनवाते समय हमें भवन का बाहरी खुला स्थान, उस बात पर ध्यान रखना चाहिए। मकान में उचित यानी मकान बनवाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए इसमें मकान बनवाते समय भवन का बाहरी खुला स्थान, भवन का बाहरी खुला स्थान, इसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। मकान का जो बाहरी भाग है, मकान में उचित वेंटिलेशन
और सूर्य प्रकाश की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ और खुला स्थान छोड़ना अति आवश्यक होता है। इन नियमों की पालना न करने पर नगर पालिका UIT द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलती है। हम वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आगे और पीछे की तरफ क्या है, खुला छोड़ना अति आवश्यक होता है। तो इसके लिए यदि मकान मुख्य सड़क पर तथा भूखंड का आकार बड़ा है तब मकान के आगे और पीछे खाली स्थान छोड़ना आवश्यक हो जाता है, परंतु यदि मकान गली में है तथा उसके सामने की सड़क की चौड़ाई कम है तब कम स्थान छोड़ने की आवश्यकता होती है। अब है इसके अंदर ही आता है नींव की बात आती है, फाउंडेशन की बात आती है। नींव की बात करते हैं। भवन मकान बनवाते समय मकान की मजबूती एवं दृढ़ता की आवश्यकता के लिए नींव का मजबूत होना भी अति आवश्यक होता है। मकान आपको बताया था कि मजबूत नींव के कारण ही मजबूत मकान का निर्माण हो पाता है। अगर हमारी मजबूती, नींव की मजबूती ही नहीं होगी तो क्या है, मकान भी अच्छा नहीं बन पाएगा। चौड़ा एवं ठोस नींव होना आवश्यक है। सुदृढ़ नींव के बगैर नींव की मजबूती क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कहा गया है जैसी नींव होगी वैसा ही मकान बनेगा, इसलिए मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए। अब आगे इसमें आता है हमारा मंच। नींव के बाद आता है मंच। मंच होता है, इसे कुर्सी भी कहा जाता है। मंच को कुर्सी कहा जाता है। भवन निर्माण करते समय मंच बनवाना बहुत जरूरी होता है ताकि वर्षा का जल मकान में प्रवेश नहीं कर पाए। साथ ही मकान के अंदर भी ढाल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मंच निर्माण से पूर्व मंच क्या होता है इसकी जानकारी अति आवश्यक है। मंच उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर भवन निर्माण, कमरों का निर्माण किया जाता है, उसे मंच कहा जाता है। जहाँ पर हमारा जो मुख्य जो कमरे वगैरह, रसोई वगैरह जो बनती है वो क्या कहलाता है, मंच कहलाता है, उसे मंच कहते हैं। इसकी ऊंचाई सड़क से कम 4 से 5 फीट ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ क्या होता है, समय के साथ साथ सड़कें भरती जाती है तथा कुछ वर्षों बाद सड़क एवं मकान के मंच की ऊंचाई एक सतह पर आ जाती हैं। आप देखते हो बहुत से घर ऐसे हैं जो पुराने बने हुए हैं, वो नीचे चले गए हैं और सड़कें ऊपर हो गई है और उनमें क्या है, बरसात का पानी वो है इकट्ठा हो जाता है। इसलिए मंच ऊंचा रखना बहुत जरूरी है। मंच की ऊंचाई पर मकान की दृढ़ता एवं मजबूती के लिए मंच बंधन बनवाया जाता है, जिसकी मोटाई 6 इंच एवं चौड़ाई 1 फीट चौड़ी होती है। अगला है इसमें दीवारें। दीवारें आपको मकान की दृढ़ता एवं मजबूती के लिए दीवारों का मजबूत होना आवश्यक है। दीवारों की मजबूती मकान को दृढ़ता प्रदान करती है। सामान्यतः दीवारें ईंट, पत्थर, बालू या सीमेंट के बनाए जाते हैं। ईंट एवं पत्थर से बनी दीवारें अत्यधिक दृढ़ एवं मजबूत बनती हैं। दीवारें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बाहरी दीवार या भार झेलने वाली दीवार, दूसरी होती है अंदर की दीवार या पार्टीशन दीवार जिसको बोलती है। बाहरी दीवार होती हैं वो भार झेलने वाली जो दीवारें हैं उनकी चौड़ाई अधिक होती है, इनकी मोटाई 1 फुट से थोड़ी अधिक होती है। इनकी दीवारों पर छत का वजन डाला जाता है। सामान्य तौर पर 9 इंच या 1 फुट की दीवारें ही ठीक मानी जाती हैं। जो अंदर की दीवारें या पार्टीशन दीवार होती हैं, ये दीवारें अंदर की तरफ होती हैं, इन्हें पर्दे की दीवार भी कहा जाता है। इनकी मोटाई 5 से 6 इंच होती है। इस पर छत का भार है वो नहीं डाला जाता है, बल्कि ये डिवाइडेशन का काम करते हैं, डिवाइड का काम करते हैं, स्थान विभाजन का काम करती है तथा एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग करने का काम करती हैं। अब है इसमें छत आती है। एक सुंदर, कलात्मक, आकर्षक एवं आदर्श कमरा
आदर्श मकान के निर्माण में छत का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दीवार की जितनी ऊंचाई होती है उतनी ही ऊंचाई छत की होती है। ऊंची छत स्वास्थ्य, सुंदरता एवं आरामदायकता की दृष्टि से उत्तम होती है। ऊंची छतें कमरे को ग्रीष्म काल में आग उगलती धूप से बचाती है तथा ठंडक प्रदान करती है। साथ ही हवा के आगमन एवं पर्याप्त प्रकाश के लिए उचित स्थान प्रदान करती है। परंतु यदि कमरे में एयर कंडीशनर लगवाना है तो छत की ऊंचाई कम रखनी चाहिए, यानी एसी वगैरह लगवाना है तो क्या है उसकी छत की ऊंचाई कम रखनी चाहिए। अदरवाइज हमें छत की ऊंचाई ज़्यादा रखनी चाहिए, वो हर लिहाज से ठीक होती है। तो ये थी हमारी छत की बात। अगला हमारा इसके अंदर आता है फर्श। फर्श की बात आती है। फर्श कैसा होना चाहिए? छत बनवाने के लिए मकान में महत्वपूर्ण कार्य होता है फर्श का निर्माण करना। फर्श इस तरह से बनवाई जानी चाहिए जो कि देखने में सुंदर, आकर्षक और जीवंत, लुभावनी, मनोहारी लगने एवं सौंदर्य बिखेरने वाली होनी चाहिए। साथ ही इनकी साफ सफाई करना भी आसान हो, ऐसा होना चाहिए। ये ना हो कि फर्श के जोड़े भी अच्छे होने चाहिए। जोड़ जो होते हैं उनके जो ज्वाइंट्स होते हैं वो अच्छे से जुड़े हुए होने चाहिए। ये नहीं है कि कुछ समय के बाद में वो जोड़े खुल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फर्श मजबूत एवं सीलन अवरोधी होनी चाहिए। फर्श बनवाने से पूर्व मंच के ऊपर गार्डर का जाल बिछाकर सीमेंट कंक्रीट से भर देने से पर्याप्त मजबूती बनी रहती तथा सीलन भी नहीं रहती है। फर्श कई प्रकार के होते हैं, संगमरमर का, ईंट का, पत्थर, टाइल्स। पत्थर में जैसे कोटा स्टोन हो गया, चित्तौड़ के स्टोन हैं वो काफ़ी फेमस हैं। आज के समय में आप देखते हो कि कोटा स्टोन है, उनके नाम से ये फर्श लगवाए जाते हैं। ईंट या सीमेंट का फर्श जल्दी खराब हो जाता है। गाँव में फर्श मिट्टी एवं गोबर से लीपकर बनाई जाती हैं। अब भी है, बनाते हैं, पहले ज़्यादा होता था लेकिन अब क्या है ये चीज़ें कम हो गई हैं। संगमरमर से बना फर्श महंगा होता है तथा काफी समय तक खराब नहीं होता है। फर्श चाहे किसी भी चीज का बना हो परंतु उसका उचित ढलान बाहर की तरफ होना चाहिए। उसकी पानी की निकासी बाहर होनी चाहिए। पानी गिरे तो वो पूरा बाहर की तरफ चला जाए, ऐसी उसमें होना चाहिए। अब है इसमें स्टेयर्स की बात करते हैं, सीढ़ी की बात करते हैं। सीढ़ी की बात करते हैं। छत पर चढ़ने एवं एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पर जाने के लिए हमें उन मंजिलों को पार करने के लिए स्टेयर्स की आवश्यकता होती है, सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। सीढ़ी का निर्माण भवन मध्य भाग में करना चाहिए ताकि सीढ़ी में उचित वेंटिलेशन बना रहे एवं कमरों की एकांतता भी नष्ट ना हो पाए, ऐसा होना चाहिए। यदि ऊपर की मंजिल किराए पर देनी है तब तो सीढ़ी बाहर की तरफ बनवानी चाहिए जिससे घर के अंदर किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो और न ही कोई एकांतता ही प्रभावित हो। सीढ़ी इस प्रकार से बनवानी चाहिए कि किसी प्रकार की कोई थकावट अनुभव ना हो। सीढ़ियाँ चौड़ी होनी चाहिए तथा जो सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं उनकी ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक ऊंचाई होने से थकावट हो जाती है। आगे हैं दरवाजे एवं खिड़कियां। दरवाजे एवं मकान में उचित वेंटिलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है दरवाजे और खिड़कियों का रोल है, वो इम्पोर्टेंट होता है। रोशनी और हवा है वो दरवाजे और खिड़कियों से ही प्रवेश करता है। इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक दिशा में होनी चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें भवन में सूर्य प्रकाश, धूप एवं शुद्ध हवा का आवागमन जरूरी
होता है। मकान में शुद्ध, ताजी एवं शीतल हवा का आगमन होता रहे, इसके लिए खिड़की दरवाजों की स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए जो हवा बहने की दिशा में खुलते हैं। यदि भवन में पर्याप्त धूप रोशनी नहीं होगी तो वेंटिलेशन नहीं होगा और उससे मकान में नमी बनी रहेगी और क्या हो जाएगा, वो कई प्रकार की, जिससे नमी बनी रहेगी तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो इसलिए दरवाजे और खिड़कियों, चौखट एवं दरवाजे सदैव अच्छी एवं मजबूत लकड़ी के बनवाने चाहिए जिसमें दीमक नहीं लगती हो। यद्यपि आजकल लोहे के दरवाजे और खिड़कियां बनवाने लग गए हैं, परंतु इन्हें खोलने व लगाते समय इनमें कर्कश जो ध्वनि है उसकी आवाज़ आती है तो वो सुनने में अजीब सा होता है। तो लकड़ी के दरवाजे हैं वो उपयुक्त माने जाते हैं। दरवाजे खिड़कियां अच्छे होने चाहिए। तो ये थे हमारे इसके अंदर मकान की बनावट करते समय हमें भवन का बाहरी खुला स्थान है, नींव, मंच, दीवारें, छत, फर्श, सीढ़ी और दरवाजे एवं खिड़कियों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें आती है अगला जो पॉइंट है, प्रॉपर वेंटिलेशन की बात करते हैं। समुचित संवातन। एक उत्तम एवं आदर्श स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए आपको बताया कि भवन निर्माण करते समय प्रॉपर वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, खिड़की दरवाजे सभी अच्छे होने चाहिए ताकि उसमें से धूप प्रकाश इत्यादि आते रहें और उनका उचित आवागमन बना रहे। उचित संवातन एक आदर्श मकान का हृदय होता है। यदि संवातन की उचित व्यवस्था नहीं होती तो मकान में तरह तरह के कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव अपना डेरा डाल लेते हैं और उनमें रहने वाले लोगों को बीमार करके उनकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। अतः मकान में शुद्ध वायु के आवागमन का प्रबंध बेहद जरूरी है। शुद्ध वायु, धूप एवं सूर्य प्रकाश का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। शुद्ध वायु मनुष्य की पहली मूलभूत आवश्यकता है। मानव का जीवन का आधार ही शुद्ध वायु का सेवन है, इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अब इसके लिए हमें जैसे कि शयन कक्ष होते हैं, सोने वाले जो कमरे होते हैं, उनकी खिड़कियां, दरवाजा, रोशनदान भवन से बाहर की ओर खुलना चाहिए, तभी क्या होगा, बाहर की शुद्ध हवा वो अंदर प्रवेश कर पाएगी। भवन में पर्याप्त खिड़की, रोशनदान एवं दरवाजों की व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर में चिमनी लगी होनी चाहिए। स्नानगारों का रोशनदान भी ऊपर व बाहर की तरफ खुला होना चाहिए और उचित वायु आवागमन के लिए भवन में कम से कम 2 ओर खुला स्थान होना चाहिए। यदि चारों ओर खुला स्थान हो तो अति उत्तम रहता है। अगला है पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था। भवन निर्माण में जल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन के बिना तो हम रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। परंतु जल के बिना तो हम जी भी नहीं पाते हैं। अतः भवन निर्माण करते समय यह देख लेना चाहिए कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी है या नहीं। पानी के अभाव में भवन निर्माण कार्य असंभव है। यदि सार्वजनिक पानी की पूर्ति व्यवस्था है तब तो बहुत ही अच्छा, मगर यदि सार्वजनिक पानी की पूर्ति की व्यवस्था नहीं है तब कुआं, हैंडपंप अथवा अन्य व्यवस्था की जानी आवश्यक होती है। शहरों में
जलपूर्ति नल से की जाती है। नल का पानी स्वच्छ एवं साफ रहता है। इसमें जल प्रदूषण की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि पानी को शुद्ध एवं स्वच्छ करके फिर उसकी पानी की सप्लाई की जाती है। परंतु गांव में आज भी कुएं, तालाब, नदी के जल का प्रयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। किन्हीं स्थानों में तो नदी एवं तालाब का जल भोजन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यह जल अशुद्ध एवं दूषित होता है, जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। गहरे कुओं का जल शुद्ध, शीतल एवं स्वच्छ होता है। तो पानी की व्यवस्था हमें भी प्रॉपर होनी चाहिए। अब है विद्युत व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था। विद्युत व्यवस्था आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में घर में अनेक कार्य विद्युत उपकरणों के द्वारा किए जाते हैं। उपकरणों, कई प्रकार के उपकरण आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसने समय और शक्ति को बचा दिया है। जैसे कि मसाला पीसना, दाल पीसना, वस्त्र धोना, मक्खन निकालना, झाड़ू पोछा करना, खाना पकाना, भोजन को दीर्घकालीन तक सुरक्षित रखने करके संरक्षित रखने तक क्या है, बहुत सारे उपकरण आ गए हैं। अतः बिजली व्यवस्था आज के मानव की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। इससे समय शक्ति की बचत होती है, साथ ही काम अत्यंत ही सुगमता, सहजता और सरलता से संपन्न हो जाते हैं। काम करते समय तनाव उत्पन्न नहीं होता है और न ही थकान का अनुभव होता है। विद्युत उपकरणों से काम करने में आनंद भी आता है। अतः भवन निर्माण करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जहाँ पर भवन बनवाया जा रहा है वहाँ पर विद्युत की सप्लाई प्रॉपर है या नहीं। यदि नहीं तो भविष्य में विद्युत आपूर्ति की क्या व्यवस्था हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। घरेलू उपयोग में आने वाले उपकरण हैं जो विद्युत से चलते हैं, जो कि बिना विद्युत के पॉसिबल नहीं है। अतः मकान में बिजली व्यवस्था उचित ढंग से की जानी चाहिए। फिर आता है मल मूत्र एवं गंदे जल का निष्कासन। मल मूत्र एवं गंदे जल का निष्कासन। भवन निर्माण करते समय मलमूत्र, गंदे जल, वर्षा का जल की निकास व्यवस्था को भी ध्यान में रखना नितांत आवश्यक होता है। मलमूत्र एवं गंदे जल का निष्कासन नहीं होने से उनमें गंदी, दुर्गंध युक्त बदबू गैसें निकलने लगती हैं और वे क्या करते हैं, घर में ही जमने लग जाती है और मकान में सीलन भी रहने लग जाती है। इतना ही नहीं, इनसे मक्खी, मच्छर, तिलचट्टे, चींटियाँ आदि भी पनपते हैं जो मकान को गंदा कर देते हैं। साथ ही संपूर्ण मानव के वातावरण को, मकान के वातावरण को दूषित कर देते हैं। ऐसे गंदे एवं दूषित वातावरण में रहने से जो लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। तो अतः गृह योजना करते समय मलमूत्र, गंदगी इत्यादि का निकास की पूरी प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। गंदे जल के निकास के लिए आवश्यक नालियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नालियाँ पक्की एवं ढलावदार होनी चाहिए ताकि उनमें से गंदा पानी आगे की तरफ चला जाए, खड़ा ना रहे। खड़े रहने से गंदे पानी में मच्छर, मक्खी वगैरह ज़्यादा पनपते हैं। यदि नालियों के जल के निष्कासन की भूमिगत व्यवस्था है तो बहुत ही अच्छा होता है, अंडरग्राउंड है तो वो और भी अच्छा होता है। मलमूत्र के निष्कासन के लिए शौचालय की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और इनमें दूषित गैसों का निर्माण होने लगता है जो पूरे मकान में प्रदूषण फैलाएगा तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अतः फ्लश विधि का शौचालय स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। इसमें गंदगी कम होती है। यदि मल विसर्जन के लिए नगरपालिका अथवा स्थानिक निकास की तरफ से पक्के सीवरेज लाइन की व्यवस्था है तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। परंपरागत शौचालयों का प्रयोग पूर्ण निषिद्ध
समझना चाहिए, क्योंकि इनसे घर में गंदगी का ही साम्राज्य फैलता है। गंदगी न केवल मलमूत्र एवं गंदे पानी से ही फैलते, बल्कि घरेलू कूड़े करकट एवं कचरे इन्हें भी फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अतः घरेलू कूड़े करकट को ढक्कनदार कूड़ेदान में ढककर रखना चाहिए तथा इन पर मक्खी मच्छर वगैरह नहीं बैठने चाहिए। कूड़ेदान को प्रतिदिन साफ किया जाना चाहिए तथा कूड़े को घर से दूर ऐसे स्थान पर फेंकना चाहिए जिससे हमारे आसपास का वातावरण दूषित ना हो। तो ये थे हमारे गृह निर्माण करते समय हमने पढ़ा गृह निर्माण क्यों आवश्यक है, उसमें कौन कौन सी बातों का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो हमें स्थान का चयन, भूमि का चयन का ध्यान रखना चाहिए, दिशा का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी दिशा में डायरेक्शन में मकान होना चाहिए, मकान की बनावट कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी कि दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्श, दीवारें, छत किस प्रकार की होनी चाहिए, समुचित वेंटिलेशन होना चाहिए, पानी की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए और मल मूत्र एवं गंदे जल का निष्कासन ये भी घर के अंदर होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें घर का निर्माण करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ये वाला टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।